कहानी की शुरुआत होती है एक बर्बाद हो चुकी दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जिसे इंसानों की गलती ने तबाह कर दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम वायरस फसलों को नष्ट कर चुका है, पशु मर चुके हैं और करोड़ों लोग इस त्रासदी का शिकार हो गए हैं। अब केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो सिटाडेल नामक सुरक्षित बस्तियों में बंद होकर जीवन बिता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी जंगलों और वीरानों में रहकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक वेस्पर है। वेस्पर एक समझदार और साहसी लड़की है जो अपने बीमार पिता के साथ एक सुनसान जंगल में रहती है। उसके पिता बहुत गंभीर हालत में हैं और एक मशीन की सहायता से ही सांस ले पा रहे हैं। वेस्पर हर दिन दलदली इलाकों में जाकर अजीब पौधों और कीटों को खोजती है और फिर एक पुराने प्रयोगशाला में उनके ऊपर प्रयोग करती है ताकि अपने पिता का इलाज खोज सके। उसका साथ देता है एक उड़ने वाला यंत्र जिसमें उसके पिता की आवाज और सोच को जोड़ दिया गया है। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी घटना उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। दूसरी तरफ खेत के पास एक डरावना दृश्य सामने आता है। वहां एक भयानक जीव को सबके सामने खड़ा किया गया है। ये कोई आम जीव नहीं बल्कि सिटाडेल की एक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया गया राक्षस है। इसकी पीठ पर एक गहरा पहचानने वाला जख्म है। वेस्पर के चाचा जोनास, जो इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, इस जीव को इंसान मानने से इनकार कर देता है। वह अपने बेटे को हुक्म देता है कि इस राक्षस को बेरहमी से खत्म कर दिया जाए। वेस्पर यह भयावह दृश्य छिपकर देखती है और फिर अपने चाचा जोनास के पास जाकर बताती है कि किसी ने उसके घर का जनरेटर खराब कर दिया है। लेकिन जोनास साफ कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और बिना भुगतान के वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, खासकर अब जब सिटाडेल बीजों की कीमतें बढ़ा रहा है। वेस्पर को पता है कि अगर जनरेटर बंद रहा तो उसके पिता डेरियस की जान जा सकती है। इसलिए वो मजबूरी में अपने खून की थैलियां जोनास को सौंप देती है ताकि वो बदले में उसे बैक्टीरिया दे सके जिससे जनरेटर को फिर से चालू किया जा सके। जब वेस्पर का खून लिया जा रहा होता है, जोनास उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो और उसके पिता गांव के बाकी लोगों के साथ आकर रहें। लेकिन वेस्पर जानती है कि उसका चाचा एक खुदगर्ज और चालाक इंसान है। वो झुकने वालों में से नहीं और साफ कहती है कि वो अकेले ही रहना पसंद करेगी जब तक इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल जाए। लेकिन जब खून इकट्ठा हो जाता है तो जोनास अपना वादा तोड़ देता है। वह कहता है कि वेस्पर को 2 दिन इंतजार करना होगा क्योंकि पहले उसे वो खून सिटाडेल में बेचकर कुछ कमाना है। अब मुश्किल ये है कि डेरियस इतने वक्त तक जिंदा नहीं रह सकते। बिना ऊर्जा के उनकी जिंदगी खतरे में है और ये बात वेस्पर को तोड़ देती है। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं। अपने पापा को बचाने के लिए वेस्पर चुपके से जोनास के गोदाम में घुस जाती है और वहां से जरूरी बैक्टीरिया चुराने की कोशिश करती है। इस मिशन में उसकी मदद करता है जोनास का बेटा एड, जो चुपचाप निगरानी रखता है। इसी दौरान वेस्पर मौका देखकर कुछ बीज भी उठा लेती है जो ग्रीन हाउस में लगाए जा रहे थे। मगर जैसे ही वो घर लौटती है, उसके पिता डेरियस को जब ये बात पता चलती है, वो चिंतित हो जाते हैं। डेरियस उसे साफ आदेश देते हैं कि वो बीज तुरंत वापस कर दे। अगर जोनास को इसका पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वेस्पर साफ जवाब देती है, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगी इन बीजों को उपजाऊ बनाने का। उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो ऐसा कर पाई तो सिटाडेल उसे अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए बुलाएगा और तभी उसकी जिंदगी बदल सकेगी। कुछ देर बाद वेस्पर जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसे एक औरत का शरीर दिखाई देता है जो सिटाडेल की लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस औरत की रगों में खून बह रहा होता है और वहां की जहरीली पौधों की बेलें उसका खून चूस रही थी। वेस्पर जल्दी से समझ जाती है कि ये औरत अभी पूरी तरह मरी नहीं है। वो हिम्मत करके उन बेलों को हटाती है और उसे अपने घर खींच कर ले जाती है। घाव पर दवा लगाने के बाद कुछ समय में वो औरत होश में आती है। उसका नाम है कैमिलिया। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर बुरी तरह जख्मी होता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। वो वेस्पर से पूछती है, वो आदमी कहाँ है जो मेरे साथ था? वेस्पर कहती है, जब मैंने तुम्हें देखा तुम अकेली थी, कोई भी साथ नहीं था। कैमिलिया घबरा जाती है क्योंकि वो अपने पिता इलियास की तलाश में थी। बताती है कि जिस हवाई जहाज नुमा ग्लाइडर से वे दोनों आ रहे थे वो जंगल में गिर गया था। हो सकता है कि उसके पिता घायल हों, लेकिन कैमिलिया खुद चल नहीं सकती, इसलिए वो वेस्पर से मदद मांगती है। वो कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसका इनाम जरूर दूंगी। वेस्पर वादा करती है कि जैसे ही अगली सुबह सूरज निकलेगा वो इलियास को ढूंढने निकलेगी। रात को वेस्पर खाना बनाती है और कैमिलिया को अपने पिता डेरियस से मिलवाती है। वह बताती है कि डेरियस एक समय सिटाडेल की सेना में काम करते थे, लेकिन एक दुर्घटना के बाद वो अपाहिज हो गए
और अब एक उड़ते हुए रोबोट ड्रोन के जरिए ही संवाद करते हैं। ये सुनकर कैमिलिया भावुक हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को सिटाडेल लेकर चलूंगी। वहां पर हम तुम्हारे पापा की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना पाएंगे। लेकिन तभी अचानक डेरियस के शरीर में तेज झटके लगने लगते हैं। उन्हें दौरा पड़ जाता है। वे इस पर घबरा जाती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। तभी कैमिलिया अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करती है। कुछ ही पलों में वो डेरियस को शांत करके सुला देती है। अगली सुबह जैसे ही वेस्पर अपने वादे के अनुसार इलियास को ढूंढने के लिए निकलती है, कैमिलिया इस मौके का फायदा उठाकर घर के हर कोने को देखने लगती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिटाडेल से बाहर लोग इतनी कठिन जिंदगी जीते हैं। उधर जंगल में चलते हुए वेस्पर को ग्लाइडर का मलबा मिल जाता है। वो सावधानी से उसके अंदर झांकती है और पाती है कि इलियास अब भी वहीं जिंदा फंसा हुआ है। लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है उसका चाचा जोनास अपने बेटों के साथ। जैसे ही वो देखता है कि एक सिटाडेल का नागरिक मुसीबत में है, उसके मन में बदले की आग जल उठती है। वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज उसे मत मारो, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और फिर इलियास की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस खौफनाक दृश्य को वेस्पर अपनी आंखों से देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद उसे मजबूरन जोनास की मदद करनी पड़ती है इलियास की लाश को छिपाने के लिए। उस पल के बाद वेस्पर का सिटाडेल पहुंचने का सपना टूट जाता है। जब वो घर लौटती है तो अपने पिता डेरियस के कहे अनुसार कैमिलिया से झूठ बोलती है, जंगल में कोई नहीं मिला। वो ये भी बताती है कि पास के एक पड़ोसी के पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे सिटाडेल को इस हादसे की सूचना दी जा सकती है। वेस्पर जानती है कि कैमिलिया को खुद पर भरोसा दिलाने के लिए उसे कुछ खास दिखाना होगा, इसलिए वो उसे लेकर जाती है अपनी गुप्त प्रयोगशाला में, जहां वो दवाइयों वाले पौधों पर रिसर्च करती है। ये पौधे उसने खुद जेनेटिक रिकम्बिनेशन से बनाए हैं। इतनी जीवन शक्ति और विज्ञान को देखकर कैमिलिया बहुत प्रभावित होती है। वो कहती है, मैं ये सब अपने पिता को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि उसका पिता सिटाडेल में सिंथेटिक बायोलॉजी विभाग का प्रमुख है। घर लौटने के बाद वेस्पर रोज की तरह अपने पिता की देखभाल करती है। एक दिन कैमिलिया उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। वेस्पर धीरे से जवाब देती है, माँ हमें 1 साल पहले छोड़कर चली गई थी। वो बताती है कि उसकी माँ उन लोगों के साथ चली गई थी जो बिना किसी ठिकाने के रहते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं और चेहरे पर कपड़ा बांधकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। वेस्पर को लगता है कि उसकी माँ इस कठोर जीवन से थक चुकी थी और एक दिन बस चुपचाप चली गई। ये कहानी सुनकर कैमिलिया को एहसास होता है कि वेस्पर अंदर से कितनी टूटी हुई है। वो उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। वेस्पर मुस्कुरा कर एक पुरानी किताब निकालती है जो वो लंबे समय से अलमारी में छुपा कर रखे हुए थी। उस किताब में धरती की पुरानी तस्वीरें थीं, हरियाली, जानवर और एक खुशहाल दुनिया की झलक। धरती पर जब से वो खतरनाक बीमारी फैली है जिसने लगभग सारी जिंदगी को खत्म कर दिया, तब से ज्यादातर जानवरों की प्रजातियां भी गायब हो चुकी हैं। वेस्पर के लिए ये सब अब सिर्फ कहानियों जैसा है। वो सोचती है, क्या वाकई कभी ये जानवर धरती पर थे भी, क्योंकि उसकी आंखों ने तो बस उजड़ी हुई दुनिया ही देखी है। लेकिन कैमिलिया, जो वेस्पर से कुछ दशक पहले पैदा हुई थी, उसे यकीन दिलाती है कि हाँ, ये सारे जानवर सच में होते थे। वो हर जानवर की शक्ल और आवाज के बारे में विस्तार से बताती है। दोनों मिलकर उन जानवरों की आवाजें निकालकर हंसने लगती हैं। इसी बीच वेस्पर पूछती है कि आखिर क्यों सिटाडेल वाले लोग आम लोगों को अपने साथ नहीं रखते। इस पर कैमिलिया कहती है कि अगर सरकार सबको सिटाडेल में ले ले तो वहां संसाधन कम पड़ जाएंगे और सबका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन वेस्पर जोनास के फार्म में घुस जाती है ताकि उसका कम्युनिकेटर चुरा सके, लेकिन उसके पापा का रोबोट ड्रोन पकड़ में आ जाता है। जब जोनास पूछता है कि वो वहां क्यों आई, तो वेस्पर कहती है कि वो तो बस अपने खून का भुगतान लेने आई थी। लेकिन जोनास को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि वेस्पर ने उसके बीज चुराए हैं। गुस्से में आकर वो ड्रोन का एक जरूरी पार्ट निकाल देता है जिससे वो उड़ नहीं सकता। जब ड्रोन पानी में गिरता है तो वेस्पर उसे निकालने जाती है और वहीं पास में उसे जोनास के बेटे एड की लाश दिखती है। बीज चोरी वाली रात एड पहरे पर था, लेकिन उसने जानबूझकर वेस्पर को जाने दिया ताकि वो मुसीबत में न पड़े। लेकिन उसकी यही चूक उसकी जान ले बैठी और उसके अपने पिता ने उसे मार डाला। उसी वक्त वेस्पर को कुछ लड़कों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि जोनास के लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। भागने की कोशिश में वो पकड़ी जाती है। लड़के उसके हाथ पर एक डिवाइस से निशान लगाकर वहां से चले जाते हैं। वेस्पर जैसे तैसे घर लौटती है जहां कैमिलिया उसका इंतजार कर रही होती है। वो बताती है कि उसकी चोटें अब ठीक हो गई हैं और अब वो बाहर जाकर अपने पिता को ढूंढ सकती है।
वेस्पर यह सुनकर आखिरकार सच्चाई बता देती है कि इलियास अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर कैमिलिया को यकीन नहीं होता और वो वेस्पर से कहती है कि उसे लाश दिखाए। जब वो नदी में अपने पिता को पानी में तैरता हुआ देखती है तो वो टूट जाती है और रोने लगती है। उसे इस हालत में देखकर वेस्पर नदी में उतरती है और उसे किनारे पर खींच लाती है ताकि वो उसे थोड़ा संभाल सके। तभी वेस्पर की नज़र कैमिलिया की पीठ पर बने एक अजीब निशान पर जाती है और उसे पता चलता है कि कैमिलिया कोई आम इंसान नहीं है। दरअसल कैमिलिया एक जगह है जिसे इलियास ने बाकी लोगों से अलग बनाया था। वो दोनों सिटाडेल से भाग रहे थे और जंगल में गिर गए थे, इसलिए उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कैमिलिया बताती है कि एक होशियार जगह को पालना सिटाडेल में बड़ा जुर्म माना जाता है, इसीलिए गार्ड्स उसे मारना चाहते थे ताकि इलियास की वफादारी खत्म हो जाए। इलियास ने किसी दूसरी सिटाडेल से डील की थी ताकि उन्हें वहां शरण मिल सके, लेकिन वो वहां पहुंच ही नहीं पाए। ये सुनकर वेस्पर को समझ आता है कि कैमिलिया का असली इरादा उसे सिटाडेल ले जाने का कभी था ही नहीं। उसे महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो गुस्से से भर जाती है। घर पहुंचकर वेस्पर अपने पापा के ड्रोन की मरम्मत करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। जब डेरियस को पता चलता है कि अब वेस्पर के सिटाडेल जाने की कोई उम्मीद नहीं बची तो वो उसे सलाह देते हैं कि अब भाग जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब जोनास उसे अपनी गुलाम मानता है। लेकिन वेस्पर अपने पिता को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं होती। वो सोचती है कि शायद वो कैमिलिया को जोनास के हवाले कर दे और बदले में अपनी आज़ादी पाले। लेकिन ठीक उसी वक्त पास वाले कमरे में कैमिलिया एक चाकू उठा लेती है, क्योंकि अब जब उसका मालिक चला गया है तो उसे जिंदगी में कोई मकसद नहीं दिखता। वो सब खत्म करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है, वेस्पर वक्त पर वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। कैमिलिया की आंखों में मायूसी देखकर वेस्पर उससे कहती है कि मुश्किल वक्त में हार मान लेना कोई हल नहीं है। अगर दोनों मिलकर साथ दें तो हर परेशानी का रास्ता निकाला जा सकता है। उसी रात वेस्पर कैमिलिया के DNA का सैंपल जांचती है और पाती है कि उसकी कोशिकाओं में कई न्यूक्लियस हैं। जब वेस्पर कोई खास सफलता नहीं पाती तो कैमिलिया उसे खुश करने के लिए एक प्यारा सा गाना बजाती है, जैसे वो अपने मालिक इलियास के लिए बजाया करती थी। वेस्पर उदास होकर कहती है कि उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जैसी इलियास के पास थी। तब कैमिलिया बताती है कि वो खुद कभी सिटाडेल में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वहाँ की जिंदगी जमी हुई झील की तरह ठंडी और अकेली है। वहाँ लोग हमेशा जिंदा रहने की कोशिश में जीना ही भूल जाते हैं। जब कैमिलिया गाना बजा रही होती है तभी वेस्पर नोटिस करती है कि उसकी कोशिकाएं संगीत पर रिएक्ट कर रही हैं और उनके न्यूक्लियस अचानक बढ़ने लगते हैं। फिर जब वो बीच से निकले लिक्विड को कोशिकाओं में डालती है तो देखती है कि सारे न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। यहीं से उसे ये समझ आता है कि बीजों को एक्टिवेट करने का यही तरीका है जिससे वो उपजाऊ बन सकते हैं। इस खोज से खुश होकर वेस्पर कहती है कि अब उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कैमिलिया भी समझ जाती है कि यही इलियास की असली रणनीति थी। बीजों का ये रहस्य सिटाडेल को सौंपकर वो वहां शरण लेना चाहता था। ये सुनकर डेरियस कैमिलिया से कहता है कि वो वेस्पर को सिटाडेल लेकर जाए, शायद वहां उसे रहने की इजाजत मिल जाए। लेकिन वेस्पर जानती है कि उसके पास अपने पिता को साथ ले जाने के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। फिर वो अपने पुराने लैब की तरफ दौड़ती है ताकि डेरियस को जंगल तक ले जाने का कोई तरीका ढूंढ सके। लेकिन उसी दौरान जोनास वहां पहुंच जाता है। कैमिलिया को देखकर वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैमिलिया साफ मना कर देती है। जोनास अपने भाई डेरियस की जान बचाने वाले उपकरणों को तोड़ने की धमकी देता है। अपने दोस्त डेरियस की जान बचाने के लिए कैमिलिया मान जाती है और जोनास के साथ जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, जोनास को पता चलता है कि वो एक जग है, यानी एक बनाया गया जीव, और वो उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। तभी वेस्पर वहां पहुंचती है और चाकू से अपने अंकल पर वार करती है, लेकिन जोनास बच जाता है और वेस्पर को मारता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर डेरियस ड्रोन से हमला करता है, मगर जोनास उसे एक घूंसे से बेहोश कर देता है। जैसे ही जोनास वेस्पर को मारने वाला होता है, कैमिलिया उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है, लेकिन जोनास उसे दीवार से धक्का दे देता है। तभी वेस्पर उठती है और स्टूल से जोनास को मारती है। जब जोनास फिर उठता है, कैमिलिया उसके हाथ पर वार करती है और वेस्पर फिर से उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है, मगर इस बार वेस्पर उसे मारने की बजाय एक सौदा करती है। अगर जोनास उसकी मदद करेगा तो उन्हें हमेशा खाने के लिए खाना मिलेगा। जोनास झूठा दिखावा करता है कि वो मदद करेगा, लेकिन घर जाकर वो सिटाडेल से संपर्क करता है और उन्हें बता देता है कि कैमिलिया कहाँ छिपी है। शाम को जब वेस्पर अपने रिसर्च में लगी होती है,
सिटाडेल से एक जहाज आता है और जहरीले पौधों की चादर घर में फैलने लगती है। जहरीली परत पूरी जमीन को ढक देती है और वेस्पर और कैमिलिया को अपनी सांस रोकनी पड़ती है ताकि जहरीला पराग अंदर ना चला जाए। कैमिलिया समझ जाती है कि अब उसका पता चल गया है और वो खुद को सिटाडेल के हवाले करने का फैसला करती है ताकि वेस्पर और उसके पिता की जान बच सके। लेकिन अब सरकार को यह भी पता है कि वेस्पर ने उसकी मदद की थी, इसलिए अगर सैनिक उसे पकड़ते हैं तो उसे भी सजा हो सकती है। डेरियस अपनी बेटी को बचने के लिए कहता है कि वो उसी रात भाग जाए और साउथर्न सिटाडेल पहुंच जाए। वहां वेस्पर अपने बीजों के ज्ञान को सौंपकर एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी जी सकती है। हालांकि वेस्पर को पता होता है कि उसकी जान खतरे में है, फिर भी वो अपने पिता को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती। तब डेरियस एक नया प्लान सुझाता है। वो कहता है कि वेस्पर और कैमिलिया दलदली इलाके में छिप जाए और जब सैनिक आए तो वो उन्हें झूठ बोलेगा कि दोनों किसी और सिटाडेल में हैं। सैनिकों के जाने के बाद वेस्पर वापस आकर उसे ले जा सकती है। ये सुनकर वेस्पर अपने पिता की बात मानने का फैसला करती है। उधर डेरियस अपने ड्रोन की मदद से कैमिलिया से बात करता है और उसे वेस्पर का ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। सुबह होते ही एक ग्रुप सैनिकों का डेरियस के घर पर हमला करता है और दूसरा ग्रुप जोनास के पीछे जाता है। धोखेबाज जोनास को एक ही गोली में मार दिया जाता है। डेरियस को भी मारने ही वाले होते हैं कि वो अपने ड्रोन से एक जबरदस्त धमाका करता है और कुछ सिटाडेल सैनिकों को भी अपने साथ खत्म कर देता है। वेस्पर जब अपना घर जलते हुए देखती है तो वो दुख और गुस्से में दौड़ती है अपने पिता को बचाने, लेकिन कैमिलिया उसे पकड़ लेती है और रोक लेती है। वेस्पर पूरी तरह टूट जाती है और कैमिलिया उसे गले लगाकर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त वेस्पर के दर्द को कोई शब्द नहीं रोक सकते। तभी दोनों देखते हैं कि एक सैनिक उनकी तरफ आ रहा है। वो भागती है और जंगल में छिप जाती है। वेस्पर को अपने इलाके की अच्छी जानकारी होती है, इसलिए वो जहरीले पौधों से बच जाती है, लेकिन पीछा कर रहा सैनिक फंस जाता है और मारा जाता है। उस सैनिक से पीछा छुड़ाने के बाद दोनों झाड़ियों में छिप जाती हैं और वेस्पर देखती है कि एक और दुश्मन आ रहा है, लेकिन अपने साथी का हाल देखकर दूसरा सैनिक अब सतर्क हो जाता है और पौधों से दूरी बनाए रखता है। जब दुश्मन का ध्यान कहीं और होता है, वेस्पर जंगल में रेंगते हुए चुपचाप दूसरी दिशा में कैमिलिया को ले जाती है, लेकिन रास्ते में जैसे ही एक पौधा किसी की आहट महसूस करता है, वो अपनी रक्षा में एक अजीब आवाज निकालता है, जिससे सैनिक सतर्क हो जाता है और वेस्पर को पकड़ लेता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए कैमिलिया खुद को सौंपने का फैसला करती है। वेस्पर उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन दोनों को धक्का देकर गिरा दिया जाता है। तभी वेस्पर सैनिक के हेलमेट पर कीचड़ फेंकती है और उसकी बंदूक छीन लेती है, लेकिन सैनिक समझ जाता है कि वेस्पर को बंदूक चलानी नहीं आती। वो चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कैमिलिया उस पर हमला कर देती है। वेस्पर उस बंदूक को जहरीले पौधों के बीच फेंक देती है और जमीन पर लेट जाती है। उसे पता होता है कि वो सैनिक अब जिंदा नहीं बचेगा। राहत महसूस करते हुए वेस्पर कैमिलिया को गले लगा लेती है और दोनों दक्षिण की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन रास्ते में कैमिलिया को सिटाडेल की ओर जहाज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि जब तक वो पकड़ी नहीं जाती, सैनिक वेस्पर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए कैमिलिया खुद को फिर से बलिदान करने का फैसला करती है। ये सुनते ही वेस्पर डर जाती है और रोते हुए कैमिलिया से कहती है कि उसे अकेला मत छोड़ो। उसे चुप कराने के लिए कैमिलिया अपने खास ताकतों का इस्तेमाल करती है और वेस्पर को सुला देती है। फिर वो सूखे पत्तों से उसे छिपा देती है ताकि कोई उसे देख न सके। कई घंटे बाद वेस्पर की नींद खुलती है और वो खुद को अकेला पाती है। वो सिटाडेल की ओर जाने के बजाय अपने पुराने घर लौट जाती है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ जले हुए लकड़ियों और राख का ढेर मिलता है। वही घर जहाँ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। अपने पिता और कैमिलिया के खोने का गम झेलते हुए वेस्पर जमीन में कुछ गड्ढे खोदती है और उन बीजों को बो देती है जिन्हें उसने कामयाबी से खोला था, इस उम्मीद में कि एक दिन ये बीज अंकुरित होंगे और नई जिंदगी को जन्म देंगे। अचानक वेस्पर को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो तुरंत सतर्क हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने जोनास के कुछ बच्चे आ जाते हैं। अब जब उनके पिता नहीं रहे तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो वेस्पर के साथ चलने का फैसला करते हैं। रास्ते में वेस्पर को एक तीर्थयात्री महिला मिलती है और वो अपने नए साथियों के साथ उस महिला के पीछे पीछे चल पड़ती है। धीरे धीरे रास्ते में उनकी मुलाकात और भी बेघर लोगों से होती है और उनका साथ बढ़ता चला जाता है। सफर करते करते वे एक ऐसे गांव पहुंचते हैं जहां हर कोई चेहरे पर कपड़ा बांधे होता है। वहां वेस्पर एक बड़ी लकड़ी की इमारत देखती है और ये जानने के लिए कि ऊपर क्या है, वो चढ़ाई शुरू कर देती है। ऊपर पहुंचकर जब वो किनारे खड़ी होती है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है सिटाडेल की तरफ, जहां अत्याधुनिक संसाधन हैं
और शायद कैमिलिया भी वहीं कैद है। दूसरा रास्ता उस नई दुनिया की ओर ले जाता है जहां वेस्पर अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है, बिना किसी बंदिश के, उन्हीं उपजाऊ बीजों के साथ जिन्हें उसने सफलता से तैयार किया है। अब वेस्पर कौन सा रास्ता चुनेगी, ये रहस्य बना रहता है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार फिर मिलें एक नई कहानी के साथ।